सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की जो हमारे फिफ्थ यूनिट जो चल रही थी, बफर सॉल्यूशन एंड पीएच जो चल रहा था, उसकी उसी को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे बफर इक्वेशन के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो उसमें जैसे बफर सॉल्यूशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। सबको पता है बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसका यूज क्या होता है ना। बफर सॉल्यूशन नॉर्मली क्या करता है, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोकता है ना। तो उसी को जैसे देखें क्या बोल रहा है, रेसिस्ट द चेंज इन पीएच ऑफ एनी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। कोई सा भी अगर सॉल्यूशन है जिसके नीचे बेसिक है या फिर एसिडिक है, किसी भी नेचर की सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोकने वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो बफर सॉल्यूशन है वो दो टाइप से हो सकती है, एक एसिडिक हो सकती है, एक बेसिक हो सकती है। कैसे? कोई सॉल्यूशन है, अगर वो एसिडिक टाइप का सॉल्यूशन है, एसिडिक टाइप सॉल्यूशन है, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक बफर यूज करेंगे। अगर कोई बेसिक टाइप सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिक बफर यूज करते हैं। अब ये सॉल्यूशन जो है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ये हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। नॉर्मल जो है वीक एसिड लिया जाता है, प्लस उसके साथ जो सॉल्ट है वो यूज किया जाता है। अब सॉल्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। देन जो वीक एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, वो हम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन का जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग एसिटिक एसिड प्लस जो हमारा सोडियम एसिटेट है उसका कॉम्बिनेशन जो रहेगा हमारा एसिटिक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट जैसे देखें हम लोग बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, वीक बेस और सॉल्ट में हम लोग क्या करते हैं, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट बनाने के बाद उसको वीक बेस के साथ मिक्स करके बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो क्या क्या बनेगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। इसके बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा हम लोग और डीपली नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे नेक्स्ट जैसे देखते हैं हम लोग बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन में एसिड डाल दिया जाए, है ना, कोई बफर सॉल्यूशन है उसके अंदर हम लोग कोई एसिड डालें और उसकी कैपेसिटी, यानी कि जो पीएच चेंज होने की कैपेसिटी जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम लोग देखें, अगर कोई से सॉल्यूशन जिसके अंदर हम लोग कोई एसिड को डाल रहे हैं या फिर बेस को डाल रहे हैं, तो वो अगर चेंज नहीं हो रहा है, एक लिमिट रहेगा जिसके बाद वो क्या होगा, चेंज होगा। तो वो जो लिमिट रहती है वो क्या कहलाती है, कैपेसिटी, बफर की कैपेसिटी। ठीक है, जैसे बफर कैपेसिटी को डिफाइन करें तो बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द इट इज द लिमिट ऑफ एनी बफर सॉल्यूशन टू रेसिस्ट द चेंज इन पीएच। मतलब कि वो जो लिमिट रहती है जिस पे बफर सॉल्यूशन चेंज होता है ना, यानी कि उस सॉल्यूशन के पीएच को जो रोक के रखे रहता है, चेंज होने से रोक के जो रखे रहता है, उसकी जो लिमिट रहती है उसी को क्या बोला जाता है, बफर कैपेसिटी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, हम लोग सिरप जो लेते हैं वो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग उसको निकालते हैं और एक क्या बोल सकते हैं उसको, सिरप को निकालते हैं और क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली स्पून से ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जैसे उसका जो क्लोजर जो रहता है उसको निकालने से क्या होता है कि सिरप के कंटेनर के अंदर भी कई सारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O के जैसे मॉइस्चर हो गया, ये सब क्या होता है उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर चले जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोग ले रहे हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिर मॉइस्चर उसके अंदर चले जा रहा है तो वो एसिड प्रिपेयर करेगा, वहाँ पे उसके अंदर क्या बनाएगा, वो एसिड फॉर्म बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो उससे क्या हो सकता है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो, उसका जो पीएच है वो चेंज हो सकता है। तो बफर सॉल्यूशन क्या करता है, उसके पीएच को चेंज होने से रोकता है। और वो कितनी देर तक रोक सकता है, ये उसकी कैपेसिटी कहलाती है। ये उस बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी कहलाती है कि वो कितने देर तक उस चीज़ को रोक के रख रहा है, चेंज होने से, उस पीएच को चेंज होने से रोक के रख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे जैसे बढ़ते हैं कि ये जो बफर सॉल्यूशन है वो कैसे वर्क करता है, वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन।
ठीक है, हम लोग बफर सॉल्यूशन तो बना लिए, लेकिन वो वर्क कैसे कर रहा है ये हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, हमारा है एसिटिक एसिड, जो हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो बनाए थे उसी का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा है एसिटिक एसिड, अगर वो क्या होता है बफर सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट फॉर्म में रहता है, एसिटिक एसिड हो गया है ना, और जो सोडियम एसिटेट है ये सॉल्यूशन के अंदर में हमेशा डिसोसिएट फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो उसमें जैसे हम लोग एग्जांपल में ले रहे हैं, हम लोग अगर उसके अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में हम लोग अगर एसिड डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा HCl, ठीक है, HCl डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये HCl जो है उस सॉल्यूशन के अंदर, बफर सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद डिसोशिएट फॉर्म में होगा, है ना, ये डिसोशिएट होगा। डिसोशिएट होने से क्या होगा कि ये जो H+ आयन है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि जो हमारा CH3COO है ना, यहाँ पे जो टूटा हुआ, जो डिसोसिएट होने के बाद जो हमारा आयन बचा है उसके साथ क्या करेगा, इस आयन के साथ क्या होगा, ये अटैच होगा, हाइड्रोजन आयन जो है वो, तो उससे क्या बनाएगा, ये फिर से एसिटिक एसिड ही बनाएगा, है ना, फिर से वही फॉर्म कर रहा है ना जो हमारा बफर सॉल्यूशन बना था एसिडिक बफर, उसमें जो हमारा कंपाउंड था एसिटिक एसिड वही फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन आयन इसके साथ जुड़ के क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड ही बना रहा है। तो ये क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, मतलब ये न्यूट्रलाइज शो करेगा उस जगह पे। अब सेकंड जैसे देखिए हमारा जो क्लोराइड आयन, ये क्या करेगा, सोडियम आयन के साथ जुड़ जाएगा। अब सोडियम आयन के साथ जुड़ेगा तो ये NaCl बनाएगा, है ना, NaCl का ये क्या pH कितना रहता है, 7, मतलब कि इसका जो pH है वो न्यूट्रल रहेगा। तो मतलब ये होता है कि अगर उसके बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर थोड़े से अमाउंट में अगर डाल रहे हैं, है ना, एसिडिक सॉल्यूशन अगर डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो उस जगह पे न्यूट्रलाइज तरीके से काम करेगा, है ना, उस पे कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आयंस बन रहे हैं उसके साथ जैसे डिसोसिएट हुए जो आयंस रहेंगे उसके साथ जुड़ के जो आयंस बन रहे हैं वो न्यूट्रलाइज फॉर्म में बन रहे हैं, है ना, उस सॉल्यूशन के अंदर, तो इसलिए वहाँ पे वो कोई इफेक्ट शो नहीं करता है। बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई सभी कम अमाउंट में अगर डाल रहे हैं एसिड या फिर बेस, तो उस कंडीशन में ऐसा कुछ उसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे देखते हैं हम लोग आगे, अगर इसी एसिडिक एग्जाम्पल को लेने के बाद हम लोग अगर कोई बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, तो अब नेक्स्ट जैसे देख रहे हैं हम लोग ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेसिस, अगर हम बहुत कम अमाउंट में अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर कोई बेस ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा बेस है NaOH, बेसिक कंपाउंड है ना, बेसिक सॉल्यूशन जैसे डाल रहे हैं NaOH जैसे डाल रहे हैं तो ये डिसोसिएट होगा Na प्लस NOH माइनस आयन में। अब ये Na आयन क्या होगा, CH3COO के साथ, जो हमारा पिछला जो आयन्स ले रहे थे एसिटिक एसिड उसी का जो डिसोसिएट फॉर्म है CH3COO, ये जो है वो Na के साथ जुड़ जाएगा। अब Na के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये फिर से सोडियम एसिटेट बनाएगा। अब सोडियम एसिटेट क्या क्या है, एक सॉल्ट फॉर्म प्रिपेयर हो रहा था जब हम लोग बफर सॉल्यूशन बना रहे थे, है ना, तो ये उसमें भी बफर सॉल्यूशन में सोडियम एसिटेट है और इसमें भी वो बनाएगा सोडियम एसिटेट, तो वो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना, कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा। एंड सेकेंड जैसे देखें OH हमारा जो है, ये वाला जो आयन है OH माइनस आयन, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़ जाएगा तो ये H2O बनाएगा। अब H2O भी न्यूट्रल रहता है, इसका जो pH रहता है वो, तो ये बेसिकली क्या हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो वहाँ पे अगर बेसिक कंपाउंड भी जैसे डाल रहे हैं, बेसिक कोई सा भी सॉल्यूशन अगर थोड़ा मात्रा में ऐड कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पे उस पर कोई चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है, अगर बेसिकली अगर देखें तो बफर सॉल्यूशन कैसे वर्क करता है उस बेस पे अगर देखें तो फिर इस तरीके से वो वर्क करता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है हम लोग बफर इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं कि बफर इक्वेशन क्या होता है। बफर इक्वेशन क्या होता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड द चेंज इन pH विथ एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। अगर हम किसी बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड या फिर बेस डाल रहे हैं तो उसके pH में जो चेंजेस आएगा उसी को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, बफर इक्वेशन ही बोला जाता है। ठीक है, बफर इक्वेशन बोला जाता है। अब इस बफर इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो एसिड में चेंजेस एंड जो pH में चेंजेस आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग जैसे ले रहे हैं एसिटिक बफर से ले रहे हैं,
है ना। एसिडिक बफर को हम लोग कैलकुलेट किससे करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे देखें, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एच ए एक्सप्रेस्ड एज अ एच ए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। हाइड्रोजन आयन है ना, एन प्लस ए माइनस आयन। तो ये हमारा एच जो रहता है ये हमारा क्या है, एसिड है, यानी कि हाइड्रोजन आयन जैसे बढ़ते जाता है प्लस आयन, मतलब कि ये एसिडिक में आता है। और जो माइनस है वो हमारा है सॉल्ट। ठीक है, अब जैसे देखें, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर इस इक्वेशन में जैसे देखें, इसमें हम लोग अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो इसका जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू एच प्लस आयन इंटू ए माइनस आयन अपॉन एच ए आयंस। तो ये हमारा इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा। अब ये जो के ए है, ए जो है एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए ले रहे हैं, तो ये के ए होगा। अगर इसी को बेस के लिए तो ये के बी हो जाता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करेंगे तो ये क्या होगा, हम लोग ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू के ए इंटू एच ए अपॉन ए, है ना, ए माइनस आयन। तो इसी को अगर फिर से हम लोग जैसे देखें तो एच ए को क्या बोल सकते हैं हम लोग, हमारे ये एसिड रहता है, एच ए हमारा क्या है, एसिड है, एंड ए माइनस आयन जो है वो हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एच ए जो है हमारा एच प्लस आयन एंड इज इक्वल टू के ए अपॉन एसिड अपॉन सॉल्ट, है ना। ये जो एच ए इसको हम लोग एसिड लिख सकते हैं, एंड जो माइनस ए जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्ट। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। एंड अब इसी को आगे जैसे देखें, टेकिंग निगेटिव लॉग बोथ साइड। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम लोग अगर निगेटिव लॉग ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसका इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन प्लस माइनस लॉग डिसोसिएशन कांस्टेंट माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है, वी नो दैट, हमको क्या पता है कि माइनस लॉग, है ना। इसमें यहाँ पे देखिएगा कि जो पीएच का जो डेफिनेशन है, पीएच का डेफिनेशन क्या बोलता है, पीएच का डेफिनेशन बोलता है कि निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, पीएच। तो हम लोग ये जो माइनस लॉग एच प्लस आयन है इसको हम लोग पीएच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड जो माइनस लॉग के ए है इसको पी के ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी को जैसे हम लोग पुट करें इस इक्वेशन पे तो ये क्या हो जाएगा, पी एच, यानी कि माइनस लॉग एच प्लस आयन का जो वैल्यू है पी एच, ये पी एच हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस लॉग के ए ये जो वैल्यू है ना, इसका हो जाएगा पी के ए माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, है ना। अब इसी को रीअरेंज करेंगे तो ये जो माइनस है इसको प्लस करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो सॉल्ट है ये ऊपर चला जाएगा, एसिड जो है वो नीचे चले जाएगा। तो इसी को रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड हेंडरसन हेसलवेज इक्वेशन। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप जो है इसे ही क्या बोला जाता है, हेंडरसन हेसलवेज इक्वेशन बोला जाता है। अब ये जो है एसिड के लिए हो गया। अब इसी को बफर के लिए देखें, बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए जैसे देखें, बेसिक सॉल्यूशन के लिए देखें तो ये हमारा हो जाएगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेसिस। तो ये हमारा बेसिक से जो बफर इक्वेशन है वो है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।